अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है BSES 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10। बच्चों हमने स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। आज इंशाल्लाह मजीद इसके जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास नंबर 11 पे है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सबसे पहले इसको ऊपर से रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज एन एक्सपेक्टेड डिस्काउंट विच मे बी रिसीव्ड इन फ्यूचर फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर अर्ली पेमेंट। तो बच्चों क्रेडिटर कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी होती हैं बच्चों, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो बच्चों जब हम क्रेडिटर्स से चीज़ें खरीदते हैं तो वो हमें सम टाइम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कि अगर हम जो है उनको अर्ली पेमेंट कर दें, मतलब टाइम से पहले पेमेंट कर दें, तो वो हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर देते हैं। तो अगर हमने क्रेडिटर से कुछ चीज़ें खरीदी हुई हैं और उन्होंने कोई डिस्काउंट हमें ऑफ़र किया हुआ है, अभी हमने वो डिस्काउंट जो है वो अवेल नहीं किया हुआ, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हमें उम्मीद है कि हम उस डिस्काउंट को अवेल कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उस डिस्काउंट के लिए पहले से जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो हम कैलकुलेट करके उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो दोबारा से देखें, मैं इसको पढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज एन एक्सपेक्टेड डिस्काउंट। ये बच्चों हमारा एक्सपेक्टेड डिस्काउंट होता है विच मे बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो कि हमें फ्यूचर में रिसीव होने का चांस होता है फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर अर्ली पेमेंट। क्यों हमें रिसीव होने का बच्चों चांस होता है? उन्होंने हमें ऑफर किया होता है कि अगर हम अर्ली पेमेंट करते तो वो हमें ये डिस्काउंट दे देंगे। तो हमें उम्मीद होती है कि आने वाले वक्त में हम कुछ पेमेंट अर्ली कर लेंगे, तो उसके लिए हम पहले से डिस्काउंट रिकॉर्ड करके लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों, हम इसको पहले से क्यों रिकॉर्ड करके लिख लेते हैं? हालांकि अभी डिस्काउंट हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको पहले से रिकॉर्ड कर लिए। तो बच्चों इसके लिए अकाउंटिंग का एक रूल यूज़ हम करते हैं जिसे हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। तो बच्चों मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जिस साल का एक्सपेंस है या जिस साल की इनकम है, आपने उसको उसी साल में रिकॉर्ड करना है। मैचिंग कंसेप्ट बच्चों, ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा भी हुआ है, मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट ये हमें अकाउंटिंग के अंदर बताता है कि जिस साल का एक्सपेंस या इनकम है, आपने उसको उसी साल में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे जो हमने इस साल के अंदर बच्चों परचेजेस की थी, उसके ऊपर अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो वो हमें करंट ईयर का ही हमारा जो है वो इनकम होगी। हालांकि वो मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, लेकिन चूंकि वो करंट ईयर की इनकम है, अभी तक मिला नहीं है, लेकिन हम पहले से ही उसको एडवांस में जो है वो रिकॉर्ड करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये बच्चों लिखा हुआ है, इट इज़ द इनकम ऑफ करंट ईयर बट रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। ये इनकम तो करंट ईयर की है, लेकिन रिसीव कब होगी? नेक्स्ट ईयर में, जब हम पेमेंट करेंगे। सो एन एस्टिमेटेड अमाउंट इज कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड इन करंट ईयर बुक्स अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट। लेकिन बच्चों हम क्या करते हैं, हम उस डिस्काउंट की एक एस्टिमेटेड अमाउंट निकाल के करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ऐसा करना बच्चों हमारे लिए ज़रूरी होता है मैचिंग कंसेप्ट के मुताबिक, क्योंकि अगर हम इसको इस साल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर में जाके करेंगे, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट ये गलत होगा। क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट हमें कहता है कि जिस साल का इनकम या जिस साल का एक्सपेंस है, आपने उसको उसी साल में लिखना है, चाहे वो आपको नेक्स्ट ईयर में जाके रिसीव हो रहा है। समझ आ गई बच्चों? उसके बाद बच्चों नंबर 12 पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? सबसे पहले तो कैपिटल क्या होता है बच्चों, जो हम बिजनेस के अंदर बच्चों पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। जी बच्चों, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट पेड टू ऑनर फॉर प्रोवाइडिंग अ फर्म विद द रिक्वायर्ड कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो बच्चों समटाइम हम क्या करते हैं, अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो बच्चों वो पैसे बिजनेस के लिए ऐसे ही होते हैं जैसे हम किसी से लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर हम अगर किसी से लोन लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो असल में जो कैपिटल होता है वो भी बिजनेस के लिए एक लोन की तरह ही होता है। जैसे हम बाहर से किसी से लोन लेते हैं, ऐसे ही बिजनेस जो है वो अपने मालिक से भी लोन लेता है।
तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर जो है वो ऑनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो लिखा इट इज सिमिलर टू ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैपिटल बिजनेस के लिए ऐसे ही होता है जैसे कि बिजनेस जो है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब किसी बैंक वगैरह से लोन लेता है। इट इज़ एन एक्सपेंस टू द बिजनेस एंड गेन टू प्रोप्राइटर। अच्छा बच्चों, कैपिटल के ऊपर बिजनेस जो इंटरेस्ट पे करेगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा और जो मालिक होगा उसके लिए वो इनकम या गेन होगा। बच्चों क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों हर बिजनेस के अंदर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट पार्टनर्स मिलके बिजनेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये पहले से डिसाइड किया जाता है कि क्या कैपिटल के ऊपर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर तो ये पहले से डिसाइडेड है तो उस सूरत में तो हम क्या करेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बच्चों क्या होती है, ये बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से कोई कैश वगैरह ले ले या कोई चीज़ें ले ले तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बिजनेस किसी को लोन दे रहा है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस जो होता है वो अपने मालिक को क्या देता है, लोन देता है, कर्जा देता है, चीज़ों की शक्ल में या कैश की शक्ल में। तो उसके ऊपर फिर बिजनेस क्या करता है, अपने मालिक से इंटरेस्ट रिसीव करता है। जैसे यहाँ पे मालिक ने बिजनेस को पैसे दिए थे तो उस पर बिजनेस जो है वो मालिक को इंटरेस्ट दे रहा है। तो ऐसे ही अगर मालिक बिजनेस में से जो है वो चीज़ें ले लेता है तो उसको बिजनेस फिर जो है वो कर्जे के तौर पे कंसीडर करता है और फिर मालिक से जो है वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। लिखा व्हेन द प्रोप्राइटर विथड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इट इज ट्रीटेड एज अ टेम्परेरी लोन टू द प्रोप्राइटर बाय द बिजनेस। सो बिजनेस चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच ड्राइंग। तो इसके ऊपर बिजनेस जो है वो क्या करता है, अपने ही मालिक से वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। इट इज़ अ गेन टू द बिजनेस एंड लॉस टू द प्रोप्राइटर। तो ये बिजनेस के लिए गेन होता है, इनकम होती है, क्योंकि बिजनेस को पैसे आ रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब बिजनेस को पैसे आ रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए इनकम होती है और जो मालिक होता है उसके लिए ये लॉस या एक्सपेंस होता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज। ये वाले बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी कैलकुलेशन में ही आके बच्चे जो है उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। इंटरेस्ट ऑन लोन और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनको ज़रा ध्यान से अच्छे से समझना है बच्चों आपने। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, बिल्कुल बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, मालिक ने अपने बिजनेस को पैसे दिए। तो लोन क्या होता है, हम किसी से जो है वो किसी आउटसाइड पार्टी से, किसी जो है वो बैंक से या किसी अपने फ्रेंड से जो है वो लोन ले लें या मॉर्टगेज ले सकते हैं। तो बच्चों उसके ऊपर भी हमें क्या पे करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो लिखा इफ द बिजनेस रिसीव लोन अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू द लेंडर एवरी ईयर। जी बच्चों अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो जिससे लोन लेते हैं उसको हम लेंडर कहते हैं। तो हमें हर साल जो है वो लेंडर को क्या करना पड़ता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। इफ द बिजनेस टेक लोन देन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हमने किसी से लोन लिया हुआ है तो बच्चों हर साल के एंड पे जाके हमने क्या करना है, इंटरेस्ट जो है उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने रिकॉर्ड करना होगा। इट इज़ एक्सपेंस फॉर बिजनेस, और ये बच्चों बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन और मॉर्टगेज जो है ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ये क्या होता है बच्चों, समटाइम हम क्या करते हैं, किसी बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं या फिर किसी सिक्योरिटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सिक्योरिटीज़ बच्चों क्या होती हैं, जैसे आपने बच्चों प्राइस बॉन्ड वगैरह का नाम सुना होगा, या इसी तरह से बच्चों शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होती हैं, ये कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बच्चों अगर हम इन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करें तो फिर हमें उसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये हमारी इनकम होती है। लिखा इफ द बिजनेस मेक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और डिपॉजिट मनी इनटू बैंक। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करें बच्चों सिक्योरिटीज़ में या फिर बैंक में पैसे जमा करवा दें, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एंड दैट इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट, तो उसके ऊपर बच्चों हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है उस इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट पे, विच इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। At the end of accounting period, if there is any investment or deposit, interest must be calculated and recorded in the books of accounts. तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हम देखेंगे अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो हम उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ एन इनकम फॉर द बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए बच्चों क्या होगी, इनकम होगी।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर 16 पे है जी अनरिकॉर्डेड सेल। तो समटाइम क्या होता है, हम कुछ सेल कर देते हैं लेकिन हमने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, किसी वजह से भी हम उसका जो है वो कोई बिल वगैरह बनाना भूल गए, या कोई भी रीज़न हो सकती है कि बिल तो बना दिया था लेकिन हम उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए किसी भी वजह से। उसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल। अ सेल विच इज मेड इन द करंट ईयर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड सेल। ये बच्चों साल के एंड पे हम देखेंगे अगर कोई अनरिकॉर्डेड सेल है हमारे पास करंट ईयर की तो हमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो उसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नंबर 17 पे है बच्चों अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस बच्चों क्या होता है, ऐसा लॉस जो कि अनअवॉइडेबल होता है, ऐसा लॉस जो कि अनअवॉइडेबल होता है जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते बच्चों, उस लॉस को हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस। तो लिखा लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड अब नॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जिससे बचना जो है वो मुश्किल हो, जो कि अनअवॉइडेड हो। तो फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। सॉरी बच्चों ये मैंने उल्ट कर दिया। जी बच्चों ये उल्ट हो गया था। लॉस विच कैन बी अवॉइडेड इज कॉल्ड अब नॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं जो कि अवॉइडेबल होता है। ऐसा लॉस जो कि क्या होता है बच्चों, अवॉइडेबल होता है, उस लॉस को हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने करेक्शन कर दिया। ऐसा लॉस जो कि अवॉइडेबल होता है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं उसको हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस। जैसे कि बच्चों लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। बच्चों अगर हम इख्तियाती तदाबीर करें तो हम अपने आप को इन लॉसेस से बचा सकते हैं। लॉस बाय एक्सीडेंट अगर हम जो है वो सही तरह से गाड़ी चलाएं ध्यान से, इसी तरह से लॉस बाय थेफ्ट चोरी से हम अपने आप को बचा सकते हैं बच्चों अगर हम इख्तियाती तदाबीर उठा लें अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर बच्चों अगर हम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अरेंज कर लें, कैमरों का अरेंज कर लें, तो इस तरह से हम अपने आप को चोरी से बचा सकते हैं। लॉस बाय फायर ऐसे ही बच्चों आग लगने से भी हम अपने बिजनेस को, अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं अगर हम इख्तियाती तदाबीर उठा लें। तो बच्चों ये ऐसे लॉसेस होते हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, इन लॉसेस को हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस। बच्चों साल के एंड पे अगर हम हमारे पास कोई अब नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको भी हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करना होगा। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स थी जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो एडजस्टमेंट के बारे में मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन में बच्चों क्या बताया था, वो ट्रांजैक्शंस जो कि हमने साल के एंड तक जो है वो अभी तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की उनको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो बच्चों जितनी भी एडजस्टमेंट्स आएगी उनका हमने डबल इफेक्ट करना होगा। हमने अगर जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट्स का बच्चों क्या करना है, डबल इफेक्ट। कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए हमने उसका डबल इफेक्ट रिकॉर्ड करना है बच्चों। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट का क्या क्या अफेक्ट होगा बच्चों ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ ये टेबल बना के। तो आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है, लेकिन आज आपने ये सारा टेबल याद नहीं करना, सिर्फ आज आपने पहली 4 एडजस्टमेंट जो है वो याद करनी है। इसकी एडजस्टमेंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बच्चों ये सारी एडजस्टमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ये आपने पहले जो है वो पीछे से याद कर लेने, अच्छे तरीके से उसको समझ लेना है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे ये टेबल याद करना। और बच्चों इसके मैंने आपको डिफरेंट नाम भी बताए थे आउटस्टैंडिंग के, वो नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों पहली हमारे पास एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में हमने बात की थी, ऐसा एक्सपेंस जो हमने अभी तक पे नहीं किया हुआ उसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बच्चों जितनी भी एडजस्टमेंट्स आएंगी उनके मैंने आपको बताया डबल इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और दूसरा इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर। जितनी भी एडजस्टमेंट्स आएंगी तो क्या क्या इनके ट्रीटमेंट होंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाता है, मैंने जैसे आपको कुछ एग्जांपल भी दी थी, रेंट पेबल, सैलरीज पेबल, कमीशन पेबल, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए तो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके उसे आपने रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस कर देना और बैलेंस शीट में आपने जाके उसे करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग में लिख देना। ठीक हो गया। अभी शायद आपको इसकी समझ ना आए, जब हम ये सवाल करेंगे फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपने अभी इसको जो है वो अच्छी तरीके से जो है ना वो याद कर लेना। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ, आपने इसको रट्टा लगा लेना अच्छी तरह से कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने क्या करना है, रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड करना आपने और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखना। बस आज आपने इसी तरह से याद करना। आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी उसे आपने क्या करना है, रिलेटेड इनकम में ऐड कर देना और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर लिखना आपने।
क्लियर हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस को आपने क्या करना है, इसे आपने रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखना है। इसी तरह से अनअर्न्ड इनकम आएगी, इसे भी आपने रिलेटेड इनकम में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज। तो आज आपके लिए बच्चों यही काम है कि आपने इसकी पहली 4 एडजस्टमेंट्स को बच्चों अच्छे तरीके से याद करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में आपके पास बच्चों इस चैप्टर में से मस्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए ये एडजस्टमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। एडजस्टमेंट्स आपको याद होंगी देन ही आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आपको इन क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकेगी। तो बच्चों इसमें एक तो पिछला चैप्टर जो हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा वही चैप्टर है, लेकिन उसके साथ साथ जो है बच्चों ये हम एडजस्टमेंट्स भी जो है वो करेंगे, तो इसलिए आपने एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद करना। आज आपके लिए बिल्कुल थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हैं, पहली 4 एडजस्टमेंट, और पेपर के अंदर बच्चों इन 4 एडजस्टमेंट में से ज़रूर बच्चों वो कोई सी 2 एडजस्टमेंट तो वो ज़रूर दे देता है, सम टाइम 3 भी दे सकता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, अपना ध्यान रखिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।